अगर शब्दों के जरिए कोई चित्र बनाना है, तो एक ऐसा चित्र जिसमें उस परिदृश्य का, उस दृश्य की छोटी से छोटी बारीकी दर्ज की जा सके। 20वीं शताब्दी का आखिर और 21वीं शताब्दी के पहले जो 2 ढाई दशक हैं, इनमें अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में रचे गए हैं, उनमें से एक है कई चाँद थे सरे आसमां। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस उपन्यास के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, वो शमसुर रहमान फारूकी का वृहत्कार का ये उपन्यास है, बड़े आकार का, कई चाँद थे सरे आसमां। कई चाँद थे सरे आसमां फारूकी साहब ने एक पकी हुई उम्र में लिखा। उनकी ख्याति शब खून पत्रिका के संपादक और एक ज़बरदस्त आलोचक की रही है। मीर की कविता पर उनका काम बहुत मानक काम माना जाता है। लेकिन एक कथाकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, वे अपना पहला ही उपन्यास लेकर के हमारे सामने आते हैं और हमें चौंकाते हैं। 2006 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले उर्दू में, और नरेश नदीम ने इसका हिंदी अनुवाद किया। पेंगुइन ने इसको प्रकाशित किया। बाद में ये उपन्यास अंग्रेजी में भी अनुदित हुआ और प्रकाशित हुआ। कई चाँद थे सरे आसमां की कहानी जिस तरह की है, उसको बहुत संक्षेप में या कहा जाए कि एक कोई कथा ऐसी नहीं है कि कह दिया जाए कि ये इसका कथानक है। 700 पृष्ठों में करीब 100 साल के वक्त को समेटता हुआ ये उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप की जो उपनिवेशवाद के पहले की स्मृति है, यानी कि अंग्रेजों के आने के पहले का जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, और जब पहली बार अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति से यूरोपीय समुदाय से हिंदुस्तानी संस्कृति का मिलन होता है, उसका सामना होता है, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको ये उपन्यास दर्ज करता है। इस उपन्यास की जो नायिका हैं, वो एक स्त्री हैं जिनका नाम है वज़ीर खानम। वज़ीर खानम करीब 750-800 पृष्ठ का ये उपन्यास है, 750 पृष्ठ का, और इसमें वज़ीर खानम पहले 200 पेज में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। करीब 200 पेज के बाद वज़ीर खानम की पैदाइश और बाकी घटनाओं का ज़िक्र शुरू होता है। राजस्थान के किशनगढ़ में जो एक किशनगढ़ स्टाइल पेंटिंग, या जिसको आम भाषा में बनी ठनी कहा जाता है, उस पेंटिंग के जरिए वहाँ से ये कथा शुरू होती है। और फिर इस कथा का एक सिरा कश्मीर से जुड़ता है और दूसरा सिरा कभी गुजरात में उलझा हुआ है, तो कभी अवध के इलाके तक जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से ये उपन्यास दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में प्ले आउट होता है। वज़ीर खानम के पहले उनके पुरखे जो किशनगढ़ से निकलते हैं, कश्मीर जाते हैं, वहाँ से फिर गुजरात जाते हैं और फिर वो दिल्ली आते हैं, अलग-अलग पीढ़ियों में होते हुए, और फिर अंततः दिल्ली में एक औलाद होती है जिसका नाम बाद में वज़ीर खानम हमें पता चलता है। वज़ीर खानम की ज़िंदगी एक के बाद एक त्रासदियों की ज़िंदगी है। सबसे पहले वो एक अंग्रेज
अधिकारी है मस्टन ब्लैक, उसके साथ उनका विवाह होता है, उसके साथ रहती हैं। और जैसा कि उस समय ये कंपनी के अधिकारियों में नियम था कि अगर वो हिंदुस्तानी महिलाओं के साथ विवाह करते भी थे और ये घोषित कर दें कि हमने विवाह किया है, तब भी उसे मान्यता नहीं होती थी और बच्चों के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनकी परवरिश तो एक अंग्रेजी रंग-ढंग से की जाती थी और 12-13 साल की उम्र तक आते-आते बच्चों को लंदन भेज दिया जाता था। तो वो सारा कुछ वज़ीर खानम के साथ भी होता है और मस्टन ब्लैक मारा भी जाता है। उसके बाद वहाँ से निकल कर के वापस वो अपने घर आ जाती हैं और एक के बाद एक 3 और उनके विवाह होते हैं और हर बार किसी एक त्रासदी का उन्हें शिकार होना पड़ता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है जो किस्सा वो नवाब शमसुद्दीन अहमद का है, जो विलियम फ्रेज़र एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसके बुलावे पर एक मुशायरे में वज़ीर खानम जाती हैं और वहाँ उनकी मुलाकात शमसुद्दीन अहमद से होती है, जो दिल्ली के पास की एक रियासत के नवाब थे और एक प्रेम कहानी चल निकलती है। वो प्रेम कहानी विलियम फ्रेज़र की मौत का भी कारण बनती है, क्योंकि विलियम फ्रेज़र स्वयं वज़ीर खानम पर फ़िदा थे और शमसुद्दीन अहमद को भी इसके चलते फांसी की सज़ा होती है। लेकिन उस कहानी से एक सिरा और निकलता है कि वज़ीर खानम और शमसुद्दीन की जो औलाद है, जो बेटा है, वो बाद में हिंदुस्तान का बहुत ही अज़ीम शायर दाग देहलवी के नाम से मशहूर होता है। तो यूँ तो ये कहानी वज़ीर खानम की 2 और निकाहों तक जाती है और आखिर में बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे के साथ लाल किले में उनको जाना होता है, वहाँ एक निकाह होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी मारा जाता है और फिर उसके बाद की ज़िंदगी गुमनामी में गुज़रती है। लेकिन ये वज़ीर खानम की कथा भर नहीं है। हम लोग उपन्यास आजकल जिस तरह से पढ़ते हैं, जिसमें कथा जानना चाहते हैं, उसकी तुलना में ये उपन्यास डिटेल्स का उपन्यास है। यानी अगर शब्दों के ज़रिए कोई चित्र बनाना है, तो एक ऐसा चित्र जिसमें उस परिदृश्य का, उस दृश्य की छोटी से छोटी बारीकी दर्ज की जा सके। तो फारूकी साहब वो करते हैं इस उपन्यास में कि हर बारीकी को दर्ज कर रहे होते हैं। कई पाठकों को ये लगता है कि इसके चलते उपन्यास की कथा की गति बड़ी धीमी हो जाती है। कई बार लोगों को लगता है कि 2 लोग जब मिले तो उनके कपड़ों का ही वर्णन 5 पेज चला जा रहा है, जबकि हम जानने को उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। लेकिन वो जो डिटेल्स हैं, जो बारीकियाँ दर्ज हैं, वो एक अलग तरह का रस देती हैं, एक अलग तरह की दुनिया में हमें लेकर के जाती हैं और मुझे लगता है कि अगर धैर्य के साथ इस उपन्यास को पढ़ा जाए, तो ये 2 उपन्यास मैं कहूँगा कि उस श्रेणी के हैं, जो एक सफ़ में, एक पंक्ति में रखे जा सकते हैं। उसमें एक उपन्यास है कुर्तुलन हैदर का आग का दरिया और दूसरा शम्सुर रहमान फारूकी का उपन्यास कई चाँद थे सरे आसमां। ये इसका जो शीर्षक है वो अहमद मुश्ताक का एक बहुत मशहूर शेर है कि कई चाँद थे सरे आसमां कि चमक-चमक के पलट गए, न लहू मेरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फ़ सियाह थी। तो ये शेर दरअसल वज़ीर खानम की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा था, उसका एक रूपक बन जाता है। तो इस उपन्यास को पूरी दुनिया भर में बड़ी मकबूलियत मिली है। नरेश नदीम का जो अनुवाद है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़े फ़्लो में आप उसे पढ़ सकते हैं और कथा तो इसकी है ही लाजवाब। इस तरह से हम कह सकते हैं कि
20वीं शताब्दी का आखिर और 21वीं शताब्दी के पहले जो 2 ढाई दशक हैं, इनमें अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास अ, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में रचे गए हैं, उनमें से एक है कई चाँद थे सरे आसमां। आप धैर्य के साथ और डिटेल्स में रस लेने के ज़रिए इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।